साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज जो हमारी क्लास होगी वो है राजनीति विज्ञान की। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि अधिकार होता क्या है। अब इसके पहले जो हम लोगों ने अध्ययन किया है वह हमारा चैप्टर था बहुलवादी सिद्धांत। उस पर जितने भी हमने महत्वपूर्ण बिंदु थे बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके आपके सामने रखा, आपको पढ़ाया। और उसके बाद पढ़ाने के बाद जो चैप्टर समाप्त हुआ तो वहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे हमने उसे सॉल्व करवाया था। हम आशा करते हैं कि आप तक वो सब पहुँचा होगा, आप उसका अध्ययन किए होंगे, आप उसका लाभ उठाए होंगे। तो आइए हम आज राजनीति विज्ञान का अगला चैप्टर है वह अधिकार का है। इससे संबंधित जितने भी मैटर होंगे, जितने महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं उसको हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अधिकार होता क्या है। अधिकार क्या है? अधिकार समाज और राज्य द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाने वाली वह सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व या अपने संपूर्ण जीवन का विकास कर सकता है, जिसके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें 18वीं सदी तक यह एक मान्यता थी, मनुष्य अपने जन्म के साथ ही कुछ न कुछ अधिकार लेकर आता है, जिसमें आपका जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया। विद्वानों के द्वारा मान्यता थी कि ये जो अधिकार हैं ये मनुष्य जीवन के साथ जन्म लेते ही ये अधिकार उसको स्वतः मिल जाते हैं। लेकिन ये जो अधिकार हैं इन अधिकारों को समाज में धीरे धीरे जब प्रकृतियां बदली, ये अधिकार असुरक्षित होने लगे। इन्हीं अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए राज्य का निर्माण होता है। अब जैसे हम जानते भी हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही व्यक्ति का या मनुष्य का संपूर्ण विकास संभव है। समाज के इतर जाकर के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का या अपने जो जीवन से संबंधित तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाता। चाहे आज ही है, आज के समय में देखा जाए जो व्यक्ति समाज से संबंधित है, समाज से मिला हुआ है, तमाम प्रकार की ऐसे आवश्यकताएं होती हैं जो समाज के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। जब व्यक्ति समाज से कट जाता है, समाज से उसे कोई मतलब नहीं होता है, तब यही व्यक्तियों के द्वारा कहा जाता है कि यह आदमी स्वार्थी है, मतलबी है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। इसी को देखते हुए अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति समाज से मतलब नहीं रखता है वह व्यक्ति या तो ईश्वर हो सकता है या फिर पशु। इसीलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व या संपूर्ण विकास के लिए ये जो अधिकार हैं इसे मिलना जरूरी है। अब जब अधिकार मिल गया, इसी सब की रक्षा के लिए राज्य जाता है, और जब राज्य जाएगा तभी जाकर के इन अधिकारों का संरक्षण होगा। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि एक विद्वान है लास्की ने कहा कि एक राज्य उसी तरीके से जाना जाएगा जिस तरह वह अपने राज्य के लोगों को अधिकार प्रदान करता है। अर्थात एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उसके आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। इन्हीं से बिंदुओं को हम लोग आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आइए अब चलते हैं अधिकार के संबंध में हमने लास्की के विचार को देखा। अब देखते हैं यहाँ पे बोसांके ने कहा अधिकार वह मांग या दावा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बोसांके ने कहा अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य
लागू करता है। ठीक, इस तरीके से अगर बोसांके की जो परिभाषा इन्होंने दी, अगर थोड़ा इसे विस्तृत तरीके से समझें तो बोसांके ने कहा कि जो समाज है यह जिस प्रकार जो समाज के लिए हित होगा, जो अच्छा होगा, समाज के बेहतरी के लिए काम करेगा, जिन अधिकारों से समाज आगे बढ़ेगा, वही है कि वह मांग या दावा है जो समाज स्वीकार करता है, राज्य उसे लागू करता है, उसी को ही बोसांके ने अधिकार नाम दिया। ठीक, अब आते हैं एक विचारक हैं हॉलैंड। हॉलैंड ने कहा अपने बल पर नहीं, समाज की सहमति के बल पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति का नाम अधिकार है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हॉलैंड ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने बल पर जो अधिकार चाहता है वह अधिकार नहीं है, बल्कि अधिकार वह है जो समाज की सहमति पर आधारित होता है। ठीक, जब वह समाज की स्वीकृति पर आधारित होगा तो वही जो अधिकार एक व्यक्ति को मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, वह क्या है, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति जो होगी उसमें वही अधिकार है। जैसे अगर आज के समय में बात करें, जैसे हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, इसी शिक्षा के अधिकार के तहत हम पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। अगर किसी तरीके की कोई भी बाधा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे अधिकार पर डाला जाएगा, हम इसको लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। अब कहेंगे माननीय कोर्ट न्यायाधीश महोदय, अमुक व्यक्ति हमारे शिक्षा के अधिकार को बाधित कर रहा है। ठीक, यही है कि अपने बल पर नहीं, समाज की सहमति के बल पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति का नाम अधिकार है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं, अगर इन्हीं परिभाषाओं को हम थोड़ा और स्पष्ट करें, ठीक, और स्पष्ट करेंगे कि यह अधिकार कैसे बन जाता है। अब देखिए, जो इसमें पहला बिंदु है, जिसे समाज स्वीकृति प्राप्त हो। समाज की स्वीकृति तभी प्राप्त होगी जब हमारी माँ नैतिक होगी। ये जो हमने परिभाषाएं दी आपको, जो समझाया हमने, अगर उसको हम और स्पष्ट करें, उसमें कहा गया है कि जिसे समाज स्वीकृति प्राप्त हो वही अधिकार जिसे समाज स्वीकृति प्रदान करता हो, और यह समाज उस अधिकार को तभी स्वीकृति प्रदान करेगा जब हमारी उसे नैतिक मांग होगी। जब नैतिकता के आधार पर जब हम उसे स्वीकार करेंगे, तब जाके वही समाज स्वीकृत करेगा और फिर जाके वही राज्य लागू करेगा, फिर वही हमारा अधिकार बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरे में क्या है। दूसरे बिंदु में, इसे राज्य के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। ये जो अधिकार है, जो समाज के हित के लिए है, जिसे समाज स्वीकृत करता है, जिसे हम माने हैं, ठीक, जो नैतिक आधार पर समाज में उचित है, वो जो अधिकार है किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। जब वह लागू किया जाएगा तो वह किसके द्वारा लागू किया जाएगा, वह राज्य के द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, जो राज्य के द्वारा यह अधिकार लागू किया गया, अगर इसके कानूनी पक्ष की बात करें, कानूनी भाई, जब राज्य उसे लागू करेगा तब जाके वही समाज में एक कानून बनेगा। जब कानून बनेगा तभी सबके ऊपर वह लागू होगा। अगर इस कानून वही है इसका कानूनी पक्ष। कानूनी पक्ष की इस तरह अधिकार दो पक्षों में होना जरूरी है। हमने यहाँ पे देखा दो पक्ष होंगे इसके। पहला पक्ष क्या है? पहला पक्ष क्या है? नैतिक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है? कानूनी पक्ष। जैसे हमने देखा, जब कोई चीज, जब कोई नियम कानून, जब कोई अधिकार, जब यह हमारी मांग है वह समाज के लिए नैतिक होगी, जिसे समाज समझेगा कि यह नैतिक दृष्टि से सही है,
तब जाकर के समाज उसे स्वीकार करेगा। जब स्वीकार करेगा फिर जाके कानूनी रूप लेने के लिए वही राज्य उसे लागू करेगा, अर्थात कानूनी स्वरूप उसे प्रदान करता है। इसीलिए अधिकार को एक नैतिक पक्ष होना इसके लिए जरूरी है, दूसरा कानूनी पक्ष इसके लिए होना जरूरी है। अब देखते हैं अधिकारों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, अब उसकी चर्चा हम एक एक करेंगे। ठीक, अब चलते हैं, इसमें देखेंगे अधिकारों के सिद्धांत। अधिकारों के सिद्धांत में इसमें जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसकी हम एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, पहला प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। कौन सा है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इसके जो समर्थक हैं वो है लॉक। सबसे बड़े अगर समर्थक की बात करेंगे तो लॉक है। उसके बाद दूसरा है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। इसमें कौन कौन है? इसमें है ऑस्टिन, इसमें है बेंथम, इसमें है हॉब्स। इसमें है हॉब्स, इसमें है बेंथम। अर्थात कानूनी युक्त जो अधिकारों, इस समर्थक की बात करें, समर्थकों में 3 नाम महत्वपूर्ण है, जिसमें ऑस्टिन है, जिसमें हॉब्स है और बेंथम है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है? जो ऐतिहासिकता पर, जो इतिहास पर एक लागू होता है, माना जाता है। अर्थात प्रथाएं जो हैं, जो परंपराएं हैं, उसके तहत जो अधिकार कानून बनते हैं वही ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके समर्थक की बात करेंगे तो इसके समर्थकों में बर्क का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक, अब चलते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत हमारा है आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत में अगर इसके समर्थक की बात करेंगे, इसमें आपके 2 महत्वपूर्ण समर्थक हैं। पहले हैं ग्रीन, दूसरे हैं बोसांके। अब चलते हैं अगला सिद्धांत अधिकारों का, ये कौन सा है? 5वें में सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आपका हुआ? सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। अगर इसके समर्थक की बात करेंगे, समर्थक में बेंथम नाम है और मिल। जो बेंथम और मिल है, यह सामाजिक कल्याण के जो सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो अधिकारों का सिद्धांत है उसमें 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उसकी हमने चर्चा की। अब आपको बताएंगे जितने हमने ये सिद्धांत बताए हैं 5, अब इसकी एक एक करके इसकी हम व्याख्या करेंगे, इसको समझेंगे। यह अधिकार होता क्या है, इसके समर्थक क्या हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसकी आलोचना क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला क्या है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में अगर इसके सबसे बड़े समर्थक की बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा समर्थक लॉक को माना जाता है। लॉक को माना जाता है क्योंकि लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत जब हमने पढ़ाया था राज्य की उत्पत्ति में, तो लॉक ने कहा था कि मनुष्य को प्राकृतिक रूप से जब मनुष्य पैदा होता है उसे प्रकृति ने 3 प्रकार के अधिकार प्रदान किए। पहला जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीनों अधिकार को लॉक ने प्राकृतिक अधिकार बताया था। इसीलिए लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। लेकिन अगर और इसके समर्थकों की बात करेंगे, इसमें नाम आएगा थॉमस पेन का, इसमें नाम है हॉब्स का और रूसो का। ये जितने समझौतावादी हैं वो सब के सब प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। तो अब देखेंगे इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। अगर इसकी मान्यताओं की बात करेंगे, अब इसमें देखिए इसकी जो पहली मान्यता है, पहली मान्यता के अंतर्गत तो ध्यान से पढ़ेंगे कि प्राकृतिक जो अधिकार हैं वो जन्मजात और प्रकृति प्रदत्त है। पहली मान्यता क्या है
कि जो प्राकृतिक अधिकार है वह जन्मजात है या प्रकृति प्रदत्त है। ये राज्य प्रदत्त नहीं है, इसलिए राज्य न तो इसे छीन सकता है न ही इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्राकृतिक अधिकारों का जो इसकी पहली मान्यता है वह कहता है कि जो प्राकृतिक अधिकार है यह व्यक्ति को जन्मजात मिलता है, अर्थात यह प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। इसे राज्य न तो छीन सकता है और न ही इस पर किसी तरीके से कोई प्रतिबंध लगा सकता है। अब बढ़ते हैं एक मिनट सॉरी अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगली जो मान्यता इसकी है वह है अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकृत जरूरी नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामाजिक जो प्रकृति अधिकार से संबंधित है, जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, यह मानता है कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं इसके लिए सामाजिक स्वीकृति जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो अधिकार हैं यह समाज के पूर्व अवस्था में ही लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक, अर्थात यह जो अधिकार है यह निरपेक्ष है, यह स्वयंभू है, अर्थात स्वयं ही इसकी उत्पत्ति हुई है, प्रकृति के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। इसीलिए ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं इसे समाज स्वीकृत, इसके लिए समाज की स्वीकृति जरूरी नहीं है। यह जो समाज है, जब समाज की उत्पत्ति है उसके पूर्व से ही व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होते हैं। जब यह अधिकार लोगों को प्राप्त थे, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार है वह निरपेक्ष है, स्वयंभू है। अब बढ़ते हैं अगली मान्यता पर। अगली मान्यता के अंतर्गत लॉक का कहना है कि राज्य अधिकारों को नहीं बनाता है, वरन अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य का जन्म होता है। अब देखिए, लॉक ने कहा कि जो व्यक्ति को अधिकार मिले हैं इसे राज्य निर्माण नहीं करता, बल्कि राज्य जो है इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए इसका जन्म होता है। ठीक, अब देखते हैं जो अधिकार की बात बार बार लॉक करता है कि यह प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। अब भाई अब कौन कौन से अधिकार है वही लॉक अब बताएगा कि देखिए, प्रकृति ने व्यक्तियों को जीवन का अधिकार प्रदान किया है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार किसने दिया, तो लॉक का विचार है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने हैं बिंदु यहाँ पे सब महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं, जब लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार दे दिए, ठीक, उसने बताया राज्य इसे प्रदान नहीं करता बल्कि इसकी रक्षा के लिए इसका जन्म हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगली जो मान्यता है वह है हॉब्स आते हैं। हॉब्स ने कहा केवल आत्मरक्षा के अधिकार को ही प्राकृतिक अधिकार हम मानते हैं। हॉब्स कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी जो आत्मरक्षा है, जो उसकी खुद की सुरक्षा, वही जो अधिकार होगा वही प्राकृतिक अधिकार है। अर्थात अगर हम बात करें, हॉब्स कहता है कि आत्मरक्षा का अधिकार ही प्राकृतिक अधिकार है। अब देखते हैं रूसो आते हैं। इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार है नागरिक अधिकार में बदल जाते हैं। रूसो कहते हैं धीरे धीरे जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो प्रथाएं परंपराएं हैं, वह जैसे जैसे व्यक्ति की अधिकारों से जुड़ता जाता है वही नागरिक अधिकार बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। जो अगली मान्यता है वह स्पेंसर ने कहा कि समान स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। अतः स्पेंसर ने कहा जो समानता का अधिकार है
जो जो सबके लिए समान स्वतंत्रता होगी वही अधिकार प्राकृतिक अधिकार होंगे। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि हमने लॉक को देखा, हाब्स है, रूसो है, स्पेंसर। अब इसमें आपको ध्यान देना है, लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना, अर्थात 3 अधिकार को दिया। और जो हॉब्स हैं आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। रूसो कहते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार है धीरे धीरे यही नागरिक अधिकार में बदल जाते हैं। और देखते हैं स्पेंसर ने कहा कि जो समान स्वतंत्रता है यही जो अधिकार लोगों को मिला है यही अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। हम आशा करते हैं आपको स्पष्ट हो गया होगा इन तीनों विचारकों ने, लॉक, हॉब्स, रूसो और स्पेंसर, जो चारों विचारक हैं इन्होंने किन किन बिंदुओं को प्राकृतिक अधिकार माना है। अब चलते हैं, इतना तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब आते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है इसकी कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है। अगर आलोचना की बात करेंगे इसमें पहला नाम बेंथम का आता है। बेंथम ने कहा कि जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है यह निरर्थक और बकवास है। ध्यान दीजिएगा, बेंथम महोदय ने कहा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत निरर्थक और बकवास है। ठीक, अब चलते हैं अगले आलोचक की। अगले आलोचक में नाम आता है रिची का। रिची ने कहा जो प्रकृति शब्द है यही नहीं स्पष्ट है। जब प्रकृति शब्द ही स्पष्ट नहीं है क्योंकि प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है। अब कुछ इसका अर्थ पर्वत, पहाड़, मैदान होता है। फिर से एक बार समझे, ऋषि ने कहा जो ये प्रकृति शब्द है इसी में ही कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं कहीं प्रकृति का अर्थ व्यक्तियों के स्वभाव से जोड़ा जाता है। अब कहीं कहीं जो प्रकृति है जैसे पर्वत हुआ, पहाड़ हुआ, मैदान हुआ, झील, इन तमाम प्रकार की जो प्रकृति से संबंधित चीजें हैं इससे भी जोड़ा जाता है। इसीलिए कहा इन्होंने प्रकृति शब्द ही स्पष्ट नहीं है, इसीलिए प्रकृति जो सिद्धांत है, जो अधिकार है, यह सही नहीं है। अब देखते हैं ग्रीन महोदय ने कहा जो प्राकृतिक अधिकारों का नैतिक दृष्टि से तो समर्थन किया जा सकता है, प्राकृतिक अधिकारों का नैतिक दृष्टि से तो समर्थन किया जा सकता है क्योंकि मनुष्य होने के कारण ऐसे अधिकार मिलने ही चाहिए, लेकिन सामाजिक स्वीकृति के बिना अधिकार नहीं बन सकते हैं। ठीक, एक बार फिर समझ लेते हैं इसे कि ग्रीन महोदय ने कहा जो प्राकृतिक अधिकार हैं नैतिक दृष्टि से तो इसका समर्थन किया जा सकता है क्योंकि मनुष्यों को ऐसे अधिकारों की जरूरत होती है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति के बिना ये अधिकार संभव नहीं है, अर्थात अधिकार नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अगले बिंदु पर, जो समझौतावादी हैं, समझौतावादियों का सबसे बड़ा दोष यही है कि अधिकारों को जो अधिकार हैं इसे समाज से पूर्व मानते हैं। जो समझौतावादी हैं इनका सबसे बड़ा दोष यही है कि जो अधिकार है इन अधिकारों को समाज से पूर्व ही बना देते हैं कि भैया ये जो अधिकार हैं ये समाज जब बना उसके पहले से ही यह स्थित है, अर्थात व्यक्ति को जन्मजात ही अधिकार प्रदान किया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों का महत्व। ठीक, अगर महत्व की बात करें, देखिए प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह सबसे पुराना सिद्धांत है। जो आपका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है
यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सबसे पुराना सिद्धांत है। जितने सिद्धांत हमने पढ़े पांचों, उनमें सबसे पुराना सिद्धांत आपका कौन सा है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अब देखते हैं, अब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा, इसका महत्व में अगर देखें तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा था। अब देखते हैं यहाँ पे 1776 ईस्वी में अमेरिकी अधिकारों का जो घोषणा पत्र निकाला गया, उसमें जीवन, स्वतंत्रता, सुख या संपत्ति का जो प्राकृतिक अधिकार है उसमें बातें कही गई थी। ठीक, इस तरह से अमेरिकी क्रांति लाक के प्राकृतिक अधिकारों से प्रेरित था। अब देखिए यहाँ पे इसका महत्व है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि 1776 ईस्वी में जब अमेरिका के अधिकारों से संबंधित जब घोषणा पत्र निकाला गया, उसमें उल्लेख किया गया किसका? जीवन के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का और संपत्ति सुख के अधिकार का। ये तीनों अधिकार लाक के प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित थे। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें भी स्वतंत्रता और समानता जैसे प्राकृतिक अधिकारों की मांग की गई थी। देखिए कितना महत्वपूर्ण है यहाँ, जो प्राकृतिक अधिकार है जिसकी चर्चा लाक ने की थी, अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद जब उनके अधिकारों की बात की गई, वहाँ पे किस तरीके से प्रभाव डाला, और जो फ्रांसीसी क्रांति वहाँ पे जो अधिकारों की बात की जाने लगी, वहाँ पर भी स्वतंत्रता और समानता जैसे प्राकृतिक अधिकारों की लोगों ने मांग की। ठीक, अब देखते हैं ये जो प्राकृतिक अधिकार थे, स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों प्राकृतिक अधिकार रूसों से प्रेरित थे। अर्थात जो फ्रांसीसी क्रांति है या रूसों के सिद्धांत से प्रेरित थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज देखना है कि जो अमेरिकी क्रांति है वह लाक के सिद्धांतों से प्रेरित थे और जो फ्रांसीसी क्रांति है वह रूसों के अधिकारों से या रूसों के सिद्धांतों से प्रेरित था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या करता है? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में, कब? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र जारी करता है। ठीक, अब क्या करेगा? ये जो घोषणा पत्र इसने जारी किया, यह भी प्राकृतिक जो अधिकार थे उसी से प्रेरित थे। ठीक, अब देखते आगे, जो अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में जो ग्रोसियस ने काम किया, उनका प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में काफी उपयोग किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो प्राकृतिक अधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण है। एक तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को इसने प्रभावित किया, लाक के सिद्धांतों ने। उसके बाद फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, रूसों के सिद्धांतों ने प्रभावित किया। ठीक, और 10 दिसंबर 1948 में 10 दिसंबर 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा करना चाहा, उसने भी इन प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लिया। ठीक, इसीलिए ये कितना महत्वपूर्ण है। आगे चल करके ग्रोसियस महोदय ने जब अंतरराष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में उनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में अगर कुछ लिखने का काम किया, कुछ करने का काम किया, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार जो है उससे सहारा लिया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे आपका प्राकृतिक अधिकार महत्व क्या उसको समाप्त होता है। अब बात करते हैं कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की। जो अगला सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है, वो कौन सा है? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। अब देखते समर्थक की, इसके जो सबसे बड़े समर्थक हैं वो बेंथम माने जाते हैं। कानूनी अधिकारों का जो सिद्धांत है उसके सबसे बड़े प्रवर्तक बेंथम माने जाते हैं।
अगर और इसके जो समर्थक अगर उनकी चर्चा करें तो उनमें ऑस्टिन का नाम आता है और हॉब्स का नाम आता है। ऑस्टिन और हॉब्स जो हैं कानूनी संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं सभी। ठीक, अर्थात अगर कानूनी अधिकारों के सिद्धांतों की बात करें, इनमें तीन नाम महत्वपूर्ण है। पहला बेंथम है, दूसरा ऑस्टिन है और तीसरे हॉब्स। ठीक, अब देखते हैं कानूनी अधिकारों का जो सिद्धांत है उसकी मान्यताएं क्या क्या है। अगर मान्यताओं की बात करें, पहली मान्यता की, तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य प्रदत्त है। अधिकार राज्य प्रदत्त है, अर्थात जो कानूनी सिद्धांत है यह मानता है कि जो अधिकार है, जो हक है, जो लोगों को मिला हुआ है, राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, अर्थात अधिकारों को राज्य कानून बनाता है, अर्थात जो अधिकार व्यक्तियों को मिला है उन अधिकारों को राज्य द्वारा निर्मित किया जाता है या राज्य द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अतः राज्य इसे सीमित कर सकता है या छीन सकता है। इसकी जो पहली मान्यता है यह मानता है कि जो कानूनी अधिकार है राज्य द्वारा बनाया जाता है, जब बनाया जाएगा तो क्या करेगा, अगर राज्य उसे बनाएगा तो उसे सीमित भी कर सकता है और उसे छीन भी सकता है। ये इसकी पहली मान्यता हो गई। इसी मान्यता के तहत अगर बात करें तो बेंथम ने कहा अधिकार विधि की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा इनकी है। बेंथम की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। बेंथम ने कहा जो अधिकार हैं विधि की रचनाएं हैं। ठीक, अब देखते हैं इसकी आलोचना। इसकी अगर आलोचना की बात करेंगे, एक वाइल्ड महोदय हैं, इन्होंने कहा अधिकारों को राज्य नहीं बनाता, राज्य इसको लागू करता है और इसकी रक्षा करता है। वाइल्ड महोदय ने कानूनी अधिकारों का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारों को राज्य बनाता नहीं है, बस वो क्या करता है, इस जो अधिकार है इसको लागू करता है और उसकी रक्षा करता है। ठीक, इतना हो गया कानूनी अधिकार का सिद्धांत आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं अगले सिद्धांत पर। आपका जो अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत जो आपका है वह कौन सा है, तीसरा सिद्धांत है ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। तीसरा अधिकार क्या है, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। अगर इसके हम प्रतिपादक की बात करें, इसके समर्थक की बात करें, तो प्रतिपादक कौन है, बर्क महोदय है। कौन है, बर्क महोदय है। अब देखते हैं ये कहता क्या है, प्राकृतिक अधिकार की क्या मान्यताएं हैं, जो ऐतिहासिक सिद्धांत की क्या मान्यता है। ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है कि अधिकार जो है इतिहास का फल है, अर्थात परंपराओं के निखरे हुए रूप में लंबे समय से चली आ रही किसी परंपरा को जब कानून की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यही परंपरा अधिकार बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर समझ लेते हैं कि जो ऐतिहासिक सिद्धांत है यह कहता है कि अधिकार क्या है, अधिकार इतिहास का फल है, प्रथा परंपराओं के निखरे हुए रूप है, लंबे समय से चली आ रही किसी परंपरा को जब कानून की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है यही परंपरा अधिकार बन जाता है। ठीक, अब इसी से संबंधित जो बर्क महोदय है, जो इसके प्रतिपादक हैं, उन्होंने कहा, बर्क महोदय ने कहा अधिकार हवा में नहीं होते, ये अमूर्त या काल्पनिक नहीं हो सकते हैं। हमारी वही मांग अधिकार बन सकती है जिसकी कोई परंपरा रही होगी। एक बार फिर समझते हैं, बर्क महोदय ने कहा कि जो अधिकार हैं वो हवा में नहीं होते हैं, ये काल्पनिक या अमूर्त नहीं हो सकते हैं। हमारी वही मांग अधिकार बन सकती है जिसकी कोई परंपरा रही होगी। अब देखते हैं, अब आते हैं इसी आधार पर बर्क महोदय फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हैं और इसी आधार पर अंग्रेजी क्रांति का समर्थन करते हैं। ठीक, अब देखते हैं बर्क महोदय ने कहा
अंग्रेजी क्रांति का समर्थन करते हुए बर्क महोदय कहते हैं कि जो अंग्रेजी क्रांति है अंग्रेजी परंपराओं पर आधारित थी, जबकि फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता जैसे अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी। ठीक, ये आपका हो गया ऐतिहासिक सिद्धांत। बर्क महोदय ने कहा, उनकी बातों को हमने देखा, उसकी आलोचना कैसे की बर्क महोदय ने, उसको हमने देखा। अब आते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत आपका क्या है? अगला सिद्धांत है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अब देखते हैं अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है, इसके जो समर्थक हैं, अगर उनकी बात करें तो समर्थकों में पहला नाम ग्रीन का आता है, फिर उसके बाद ब्रेंडले नाम है, फिर बोसांकी। ये तीनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना है, आपको याद करना है। ये पूछा जाता है अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है उनके समर्थक हैं, आपको नाम दे देगा, आपको फिर याद करना है, फिर आपको बताना होता है। अब देखते हैं कि जो आदर्शवादी सिद्धांत है इनकी मान्यताएं क्या है। अब इनकी मान्यताओं की बात करें, आदर्शवादियों का कहना है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का चरम अधिकार मिलना चाहिए। जो आदर्शवादी हैं वो कहते हैं व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास का चरम अधिकार मिलना चाहिए, जिसके माध्यम से वो अपना आंतरिक या व्यक्तित्व जो उसका है उसका संपूर्ण विकास कर सके। अब देखते हैं कि जो आपका व्यक्तित्व है जिसके विकास की बात आदर्शवादी कर रहा है, तो कहता है इसके विकास में जो बेकारी है, जो बीमारी है, जो अज्ञानता लोगों की है, वो जैसी बाधाएं इसमें आती हैं, इन्हीं बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इन्हीं में आते हैं ग्रीन, जो इसके समर्थक हैं। ग्रीन महोदय ने कहा अधिकार, जो परिभाषा देखिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, अधिकार उन बाह्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक है। एक बार फिर समझते हैं। ग्रीन महोदय जो आदर्शवादी विचारक हैं उन्होंने कहा अधिकार उन बाह्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक है। अब देखते हैं इन सब को अगर हम इसकी तुलना करेंगे, आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि अधिकार के दो पक्ष होने चाहिए। आदर्शवादी कहता है कि अधिकार के दो पक्ष होने चाहिए। पहला पक्ष क्या है? नैतिक पक्ष इसका होना चाहिए, दूसरा कानूनी पक्ष होना चाहिए। इसकी चर्चा हमने पीछे की थी कि जो समाज की दृष्टि से नैतिक होगा वही जाकर के राज्य उसे मान्यता देकर के, कानूनी मान्यता देकर के उसे लागू करेगा, तब जाके वही कानून बनेगा। अब देखते हैं आगे बोसांके आते हैं। बोसांके कहते हैं अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। ठीक, बोसांके कहते हैं, जो आदर्शवादी विचारक हैं, जो अधिकार पे अपना विचार व्यक्त करते हैं, उन्होंने कहा अधिकार वह दावा या मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है, वही अधिकार है। अब देखते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें निम्न बातें आ जाएंगी। अगर बात करेंगे पहली बात क्या आएगी कि व्यक्तित्व के विकास में चरम अधिकार होना चाहिए। जैसे हमने चर्चा की थी कि व्यक्तित्व के विकास में जो अधिकार है उसकी चरम स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। अब देखते हैं दूसरा क्या है कि अधिकार आंतरिक विकास हेतु जरूरी है। अधिकार क्या है? आंतरिक विकास हेतु जरूरी है। तीसरा क्या है? अधिकारों के लिए नैतिक और कानूनी आधार होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अगला सिद्धांत है समाज कल्याण का सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत।
अधिकार से संबंधित जो हमने 5 सिद्धांत बताए थे, उसमें जो आपका 5वां है वह है समाज कल्याण का सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत इसे कहा जाता है। अब इसके अगर समर्थक की बात करें, समर्थकों में नाम है बेंथम का, उसके बाद नाम आता है मिल का। ये जितने विचारक हैं ये उपयोगितावादी विचारक हैं। ठीक, बेंथम हो गए और मिल, ये कैसे विचारक है, किस विचारधारा के? उपयोगितावादी विचारधारा के समर्थक हैं। अब ये कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, ये दोनों विद्वान कहते हैं, उसमें जो पहला बिंदु उन्होंने कहा अधिकारों का आधार उपयोगिता है। ध्यान दीजिएगा, इन विद्वानों ने कहा कि जो अधिकार है, ठीक, उसका आधार क्या है? उपयोगिता है। ठीक, उपयोगी वही होगा जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होगा। ध्यान दीजिएगा, बेंथम और मिल महोदय ने कहा कि अधिकारों का जो आधार है, जो हमारा आधार हो, जो अधिकार है, उसका बेस क्या है? उसका बेस है उपयोगिता। उसका बेस क्या है? उसका बेस है उपयोगिता। उपयोगी वही होगा जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण संभव होगा। ठीक, अब दूसरा बिंदु उन्होंने क्या कहा? दूसरे बिंदु में इस तरह इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अधिकार इसलिए मिलना चाहिए जिससे समाज का कल्याण होता। ध्यान दीजिएगा, उपयोगितावादी विचारकों ने कहा कि व्यक्तियों को अधिकार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जिससे समाज का कल्याण होता। ठीक, अब देखते हैं, ये तो आपका हो गया जो 5 सिद्धांत हमने बताए थे, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं जो लास्की महोदय हैं, इन्होंने भी अधिकारों से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अधिकारों के विषय में अपने विचार इन्होंने व्यक्त किया है। तो लास्की महोदय ने एक किताब लिखी है, कौन सी किताब है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ध्यान दीजिए, पुस्तक पूछी जाती है परीक्षा में कि लास्की की पुस्तक कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, इसी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक में लास्की महोदय ने आदर्शवादी और समाज कल्याण को जोड़ करके अधिकारों का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिएगा कि जो पुस्तक गार्नर महोदय ने लिखी, लास्की महोदय ने लिखी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसी में उन्होंने आदर्शवादी और समाज कल्याण को मिला करके एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब सिद्धांत में क्या है? उन्होंने कहा कि अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकृति जरूरी है। ठीक, लास्की महोदय ने कहा कि अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकृति जरूरी है, बिना सामाजिक स्वीकृति के कोई अधिकार संभव नहीं है। तो अधिकारों के विषय में इनके जो और कथन है, और इन्होंने क्या कहा? पहले इन्होंने कहा अधिकारों के लिए समाज की स्वीकृति आज्ञा जरूरी है। ठीक, अब क्या कहा उन्होंने? परिभाषा के तौर पर उन्होंने कहा अधिकार उन बाह्य परिस्थितियों की उपलब्धता है। और ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा अधिकार उन बाह्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक है। ठीक, अब आगे देखते हैं, या जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो दूसरी बात कही यहाँ पे अधिकार से संबंधित, उन्होंने कहा कि जो ये बाह्य परिस्थितियां हैं, ये कौन कौन सी बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक है? तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि जो बाह्य परिस्थितियों को उपलब्धता है, इसका मतलब यही है इसके लिए शिक्षा पाने का अधिकार, व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है।
जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे आज जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, उसके बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, समाज में अपने आप को ढालने का ढंग, जिस तरीके से चाहेगा वो समाज में अपने आप को ढाल लेगा। यही है, इसी से लगता है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, किस तरीके से तर्कशील बातें कर रहा है, अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है, लोगों को समझा रहा है उनके हक अधिकार के विषय में। वही है कि लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार है। और दूसरा क्या है, जो काम पाने का अधिकार है, कि यही सब जो है, यही क्या है, बाह्य परिस्थितियाँ। शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, जीवन जीने का, जो तमाम प्रकार के बाह्य परिस्थितियाँ हैं, यही क्या है, यही मिल करके व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। ठीक, वही ये लास्की महोदय ने यही बातें कही हैं कि अगर व्यक्ति को शिक्षा मिल जाएगी, शिक्षा के बाद नौकरी मिल जाएगी, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति का समाज में अपना एक अलग लेवल बन जाएगा, अपनी एक अलग परिस्थितियाँ बन जाएगी, एक आर्थिक स्थिति बन जाएगी, जिससे समाज में उसका अपना एक प्रभाव स्थापित हो जाएगा। ठीक, वही यहाँ पे लास्की महोदय ने कहा। ठीक, अब आगे देखते हैं लास्की महोदय ने कहा, क्या कहा कि कोई भी राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, लास्की महोदय कहते हैं कि कोई भी राज्य होगा, चाहे वह लोकतांत्रिक राज्य हो, चाहे निरंकुश राज्य हो, जिस प्रकार का भी राज्य होगा, वह ऐसे जाना जाएगा जिस तरीके से वह अपनी जनता को या अपने राज्य में रहने वाले लोगों को जिस तरीके का अधिकार प्रदान करेगा। अगर जैसे भारत में इस समय क्या है, भारत में इस समय व्यक्तियों को बोलने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, उसके बाद जीवन जीने का अधिकार है, जहाँ चाहे वह घूम सकता है, कानूनी अधिकार पर कोई दिक्कत उसे होगी, कानूनी भी अधिकार उसे दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन तमाम प्रकार की जो अधिकार व्यक्तियों को मिलते हैं, इससे पता चलता है, इससे हम जान सकते हैं कि जो देश है या लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आदमी प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, या कोई भी व्यक्ति है, उसके विषय में उसकी आलोचना कर सकता है। लेकिन अगर यही व्यक्ति राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, जहाँ पे निरंकुश शासन व्यवस्था है, वहाँ पे व्यक्ति को ये सब अधिकार मिलना संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो निरंकुश सत्ता है, वहाँ पे व्यक्ति जो होगा, उसके जो अधिकार होंगे वो काफी सीमित होंगे। जो शासन प्रशासन चाहेगा वही आपको करना होगा, उसकी तरह आप कुछ भी कर नहीं सकते। ठीक, ना आप धरने प्रदर्शन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसी आधार पर जो हक अधिकार राज्य आपको दे रहा है, राजा या शासक या जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है, वहाँ पे जिसके माध्यम से जनता को हक अधिकार मिल रहा है, वही उसी के माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं कि यह शासन व्यवस्था, यह राज्य कैसा होगा। वही बात यहाँ पे लास्की ने कही थी कि कोई भी राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। अब देखते हैं अगले बिंदु में कहा, क्या कहा लास्की ने। लास्की ने कहा, काम करने का अधिकार की बात करते हैं, इसके लिए उद्योगों में प्रजातंत्र की मांग करते हैं। लास्की महोदय काम की अधिकार की बात करते हैं। जैसे हमने कहा, लास्की महोदय शिक्षा पाने का अधिकार और काम पाने का अधिकार। जब लास्की महोदय ने काम पाने के अधिकार की बात किया तो उन्होंने कहा कि जो उद्योग हैं वहाँ पे प्रजातंत्र, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, उस तरीके की व्यवस्था उद्योगों में लागू होनी चाहिए, जिससे जो व्यक्ति वहाँ पे जाए, जो जिस योग्य हो, उसको उस पद पर रखा जाए। ठीक, यही बात लास्की ने यहाँ पे कही। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा लास्की द्वारा प्रतिपादित जो अधिकार क्षेत्र है, उनके विषय में जो उनके विचार थे,
उसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। अब आते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत क्या है? आर्थिक अधिकारों का सिद्धांत या मार्क्सवादी जिसे सिद्धांत कहा जाता है। अब मार्क्सवाद क्या कहेगा? मार्क्सवाद कहता है कि अधिकार विचारधारात्मक भ्रम पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। अब देखिए, इसकी अलग ही बात है। मार्क्स कह रहा है, जो मार्क्सवाद है, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, वह कहता है कि जो व्यक्ति को अधिकार है, यह क्या है? विचारधारात्मक जो भ्रम पैदा किया जाता है, लोगों के विचार में जो भ्रम पैदा किया जाता है, इन्हीं अधिकारों के माध्यम से पैदा किया जाता है। अब इससे क्या होगा? जब लोगों को कह दिया जाएगा भैया आपको यह अधिकार हम दे रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो बुजुर्गा वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, इसी के माध्यम से लोगों का शोषण करता रहेगा। ठीक, अतः जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो आर्थिक अधिकारों के सिद्धांत की बात करने वाले मार्क्सवादी हैं, तो वो कहते हैं जो अधिकार है यह शोषण का यंत्र है। ठीक, अब चलते हैं। इन्होंने अधिकार को शोषण का यंत्र बता दिया। कौन बता दिया? मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित लोगों ने बता दिया। अब देखते हैं, यहाँ पे इतनी बातें हमने कर ली। अब आते हैं अधिकारों के वर्गीकरण पर। अधिकारों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें अधिकारों के वर्गीकरण की, तो यहाँ पे देखिए, अधिकारों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम दो अधिकारों की बात करेंगे। पहला क्या है? पहला आपका हो गया नैतिक अधिकार। पहला कौन सा अधिकार हो गया? नैतिक अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार है कानूनी अधिकार। इसके विषय में हम पीछे आपको बहुत डिटेल में बताए हैं, बहुत अच्छे समझाए हैं। नैतिक अधिकार क्या होता है और कानूनी अधिकार क्या होता है। अब देखते हैं, जो अधिकारों का वर्गीकरण है, इन्हीं दो भागों में बांटा गया है, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। अब देखते हैं नैतिक अधिकार क्या है। नैतिक अधिकार के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास में जो उसके अंतःकरण, जो उसका विचार कहे, वही उसे करने का अधिकार दिया जाए, वही है इसका नैतिक अधिकार। अब देखते हैं कानूनी अधिकार। जो कानूनी अधिकार है, इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के अधिकार की बात करेंगे। कितने? 3 प्रकार के अधिकारों की बात इसके अंतर्गत करेंगे। पहला अधिकार क्या है? पहला अधिकार है नागरिक अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है? आर्थिक अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है? राजनैतिक अधिकार। अब यहाँ पे देखिए, कानूनी अधिकार के अंतर्गत हमने 3 अधिकारों की बात की। पहला अधिकार है नागरिक अधिकार, दूसरा अधिकार है आर्थिक अधिकार, तीसरा अधिकार है राजनैतिक अधिकार। अब देखते हैं इसमें नागरिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें समाहित हैं। अब देखते हैं, नागरिक अधिकार में जो हमें बोलने का अधिकार मिला है, ठीक, सभा करने का अधिकार मिला है, संगठन बनाने का अधिकार मिला है, अवसर की समानता का अधिकार मिला है, नौकरी पाने का अधिकार मिला है। ये तमाम प्रकार के अधिकार नागरिकों को जो मिला है, वही नागरिक अधिकार है। फिर से देख लेते हैं, नागरिक अधिकार के अंतर्गत लोगों को बोलने का अधिकार मिला है, ठीक, सभा करने का अधिकार मिला है, आप जहां भी चाहें सभा कर सकते हैं एक नियम के अनुसार, ठीक, जिससे समाज में कोई दिक्कत ना पैदा हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप सभा कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं। आप ऐसा संगठन बनाइए जिससे राज्य को या समाज को, लोगों को किसी भी प्रकार से अहित उसका ना हो, आप उस प्रकार का संगठन बना सकते हैं। अब देखते हैं अवसर की समानता। जितने लोग राज्य में पाए गए हैं, जितने लोग राज्य में रहते हैं, उनको जो नौकरी पाने का अधिकार है और जीवन जीने का, सभी लोगों को समान रूप से, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रूप से ये अधिकार पाने का अधिकार है। ठीक,
अब देखते हैं नौकरी पाने का अधिकार, चाहे गरीब होगा चाहे अमीर होगा, सबके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, सबके लिए एक इंटरव्यू की व्यवस्था होगी। ठीक, उसमें क्या होगा, जो जिस योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी। ठीक, अब देखते हैं, अब बात करते हैं आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे, इसके अंतर्गत हमें रोजी रोटी की जो व्यवस्था है, जो हमारा अधिकार है, वही आर्थिक अधिकार के अंतर्गत इसे हम शामिल करते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक अधिकार की। अब इसमें क्या है, चुने जाने का अधिकार है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। जैसे अब इसमें बात करें राजनीतिक अधिकार की, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को अपने सिंबल पर लड़ा रही हैं उस पद। जैसे सांसद में, जैसे समाजवादी पार्टी हुई, बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, बसपा हुई, ये अपने अपने सिंबल पर तमाम व्यक्तियों को उस पद पर चुनने का अधिकार दिया है। वो चुने जाएंगे और हम क्या करेंगे, वोट दे करके उसे चुनेंगे। ठीक, तो वहीं जा करके हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे। अब देखिए, चाहे कोई भी सार्वजनिक पद होगा, सभी के लिए बराबर है। बराबर का अर्थ जो जिस योग्य होगा वह सार्वजनिक पद पाने का अधिकारी होगा। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अनपढ़ होगा, जो जिस योग्य होगा, ठीक, उसे वह पद नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हो गया अधिकारों का वर्गीकरण। अब इसके विषय में हम थोड़ा और विस्तृत तरीके से व्याख्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, नौकरी का जो अधिकार है राज्य द्वारा दिए जाते हैं। जो राज्य का अधिकार है, राज्य के अधिकार के अंतर्गत नौकरी का अधिकार शामिल है। अब क्या है, लेकिन यह अधिकार नैतिक अधिकार पर आधारित है। आपको यह अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं मिला है। जो नौकरी पाने का अधिकार है, यह क्या, नैतिक अधिकार है। अगर राज्य को लगेगा कि व्यक्तियों को हमें नौकरी देनी चाहिए, तो नैतिक आधार पर लोगों को यह अधिकार देगा। ठीक, अब नैतिक अधिकारों के अभाव में, अब देखते हैं, नैतिक अधिकारों के अभाव में जो नागरिक हैं, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है। नैतिक अधिकारों के अभाव में नागरिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे भारतीय संविधान ने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार दिए हैं। ठीक, लेकिन जो महिलाएं हैं, इन अधिकारों का उपयोग सही से नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके पास अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं है। समाज उनको अपने होने का बोध करने का मौका नहीं देता है, अतः उनमें अपने हित या अहित का ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि संविधान ने जो महिलाएं हैं, सबको, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सबको समान रूप से सामाजिक अधिकार दिया है, आर्थिक अधिकार दिया है, राजनीतिक अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, सभी को बराबर दिया है। लेकिन अगर हम राजनीतिक अधिकार की बात करें, आज भी महिलाओं को राजनीति को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिला है। एक सीमा के अंदर रखता है कि आप उस क्षेत्र में मत जाइए। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे दूसरा बिंदु यहाँ पे क्या है, महिलाएं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग कर सके, इसके लिए उन्हें नैतिक अधिकार दिलाना जरूरी है। नैतिक रूप से जब महिलाओं को हम मजबूत बना देंगे, जब उन्हें अधिकार दे देंगे, तब जाकर के जो संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है, वो महिलाएं उसे अच्छे तरीके से उपयोग कर सकती है। अब देखते हैं, इशू को लेकर के जो नारीवादी विचारक हैं,
उन्होंने एक नारा दिया कि जो व्यक्तिगत हित है वही राजनीतिक हित है। महिलाओं के विषय में नारीवादियों ने कहा कि जो व्यक्तिगत हित है, जो वैयक्तिक हित है, वही क्या है, राजनैतिक हित है। अब आते हैं, इतना हम लोगों ने अधिकार के विषय में पढ़ लिया, जान लिया, सारे बिंदुओं को हमने आपको समझा दिया। अब देखते हैं अधिकार और कर्तव्य क्या है, अधिकार और कर्तव्य में क्या समानता है, अब उसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखते हैं अधिकार और कर्तव्य। एक वाइल्ड महोदय हैं, इन्होंने कहा अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में है। अब देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जो अधिकार है उसका जो संसार है वह क्या है, कर्तव्यों में है। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा तब जाके उसे वही अधिकार मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा बिंदु इसमें क्या है, ये तो वर्ल्ड महोदय ने कहा। अब देखते हैं कर्तव्य और अधिकार के विषय में दूसरा बिंदु क्या है, कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। कर्तव्य और अधिकार जब एक दूसरे के पूरक होंगे, इसका अर्थ यह होगा कि जो एक का अधिकार होगा वही दूसरे का कर्तव्य होगा। जब एक दूसरे के पूरक होंगे, जो एक का अधिकार होगा वही दूसरे का कर्तव्य होगा। फिर आगे देखिए, जो दूसरे का कर्तव्य होगा वो पहले का अधिकार होगा। अर्थात अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक, एक ही सिक्के के तो पहलू हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं, अतः हम कह सकते हैं बिना कर्तव्यों के अधिकार नहीं हो सकता है। अगर इन सब को हम कैलकुलेट करें, समझें तो बिना कर्तव्यों के अधिकार संभव नहीं है। अधिकारों के लिए कर्तव्यों का होना बहुत जरूरी है। अब इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा, क्या कहा महात्मा गांधी जी ने? कहा कर्तव्य आप करते रहिए, अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। अब देखिए, महात्मा गांधी बहुत सीधी सी बात कह दी। उन्होंने कहा कि लोगों, आप अपना कर्तव्य करते रहिए, आप जब अपना कर्तव्य करते रहेंगे उससे स्वतः आपको अपने अधिकार मिल जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है, कर्तव्य के प्रकार। कर्तव्य के प्रकार में देखेंगे कि कर्तव्य कितने प्रकार का होता है। हमने यहाँ पे अधिकारों की बात की थी। अब देखेंगे जो यहाँ पे कर्तव्य है, कर्तव्य कितने प्रकार का होता है, जो आपको बताएंगे। कर्तव्य 3 प्रकार का होता है। कर्तव्य कितने प्रकार का है? कर्तव्य 3 प्रकार का है। पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है नैतिक कर्तव्य। ठीक, दूसरा कर्तव्य क्या है? दूसरा कर्तव्य है कानूनी कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य क्या है? तीसरा है मौलिक कर्तव्य। ठीक, हमने 3 कर्तव्यों की बात की। पहला कर्तव्य क्या है? नैतिक कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य क्या है? कानूनी कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं नैतिक कर्तव्य क्या है। नैतिक कर्तव्य क्या है? माँ बाप की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों को आदर देना। अब उसके बाद गुरुजनों की बात मानना, उनकी सेवा करना। ये जो तमाम प्रकार का नैतिक के आपका विचार होगा, वही क्या है, उसी को हम नैतिक कर्तव्य कहते हैं। कानूनी कर्तव्य के अंतर्गत जो हम टैक्स चुकाते हैं, जो कर चुकाते हैं, उसी को हम कानूनी कर्तव्य कहते हैं। अब देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य आपका है, मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा करना। आपको जिससे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो हमें कर्तव्यों के विषय में बताया गया है, जो लोगों को कर्तव्य कहा गया है, उसमें जो आपको 11 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं, उसमें आपको एक है पर्यावरण का रक्षा करना, और तमाम प्रकार के उसमें जो
आपके कर्तव्य बताए गए हैं, वही आपके क्या है, मौलिक कर्तव्य होते। तो मित्रों, जो आपका ये टॉपिक था अधिकार और उसके जो सिद्धांत थे, उसको हमने, इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से देखा, उसके जो विभिन्न सिद्धांत थे उसकी चर्चा की, उसकी आलोचना की, उसके महत्व को देखा। उसके बाद लास्की द्वारा जो अधिकार से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे उसको हमने देखा। उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा का अधिकारों के संबंध में क्या उनके विचार थे, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद हमने इसके अंतर्गत अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है उसकी एक एक करके चर्चा की। फिर अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, दोनों में समानताएं क्या हैं, उसको हमने देखा। और गांधी जी ने कर्तव्य के विषय में क्या कहा उसको देखा। तो इस तरीके से हम कर्तव्य, जो हमारा अध्याय था, जो चैप्टर था, यही भी समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाए होंगे और आप हमारा सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो हम इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, जितने बिंदु आपको हम दे रहे हैं, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बिंदु इसी में से आप निकाल नहीं सकते हैं। आपको हर बिंदु पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है ताकि परीक्षा में आप सफल हों। हमारी यही शुभकामना आपके साथ है। और हमारे उत्साह के लिए आप हमारे चैनल को, अगर आपके पास वीडियो पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम में क्या कमी है, हम आपको और क्या कंटेंट दे सकते हैं इससे संबंधित जो आपके लिए उपयोगी हो। अब हम इसके बाद जो हमारी क्लास होगी, जो अधिकार से संबंधित हमने जो चैप्टर को पढ़ाया, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपको हम सॉल्व करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।